ये तालियां क्यों बजाई भाई? है? अरे यार ये ऐसी क्या बीमार करने का इरादा है क्या? अरे इनको बैग दे दो यार फटाफट यार। नहीं दिए? हाँ बताओ क्या कर रहे हो आप? देखो मेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। एक मिनट चुप हो जाओ सब। हाँ एक क्लास बढ़ा दो, एक तो ये बात है ट्यूसडे से बढ़ जाएगी। एक बैग दे दो, ठीक है। बस फैसिलिटी आपको मिली हुई है? मिली हुई ना? कितने आपको पता है ना बस रूट पे जाती है, आप लोग बैठ के आते हो उसमें? कहाँ नहीं जाती? एक अरे एक मिनट एक मिनट, परानी नहीं जाती? हाँ चलो ठीक है। क्या राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे? इकोनॉमी है? तो इकोनॉमी में क्या पूछा जाता है? पूरी राजस्थान हिस्ट्री किसको याद है? अभी तक राजस्थान ने पढ़ाई है वो याद है? अच्छा एक और दो तीन चार, वो दोनों हाथ खड़े करो। कोई आश्रम में नहीं हो आप? यहाँ कोचिंग में हो आप? वो आश्रम वगैरह सत्संग वगैरह जाते हैं तो उसमें कहते हैं दोनों हाथ खड़े करके बोलो है ऐसे, राधे राधे है ऐसे। लो भाई आओ, कौन है जिसको पूरी राजस्थान हिस्ट्री याद है? हाँ एक यहाँ पे हाथ खड़ा किया था किसने? आओ आगे आओ, माइक देना इनको। और अभी हाँ आगे जाओ, आराम से कूल हो के ऐसे। हाँ क्या नाम आपका? मुकेश खिलेरी। मुकेश, तो पूरी राजस्थान हिस्ट्री आपको याद है, रिवाइज करो दिखाएं। सबसे पहले प्राचीन भारत का नहीं, प्राचीन राजस्थान का इतिहास। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सबसे पहले पाषाण काल। अरे एक बार पहले तालियां बजाओ, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अरे ये लो ना कुर्सी। अरे आज आप ही अध्यापक हो, बैठो। हाँ सुनो। अरे पहली बार आके आया हूँ, इतना भी मोटिवेशन नहीं है यार, इतना मत दो। तो राजस्थान में पुरातत्व का जनक कार्लाइल को कहा जाता है पाषाण काल। पाषाण काल में सीए हेकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्तकुटार मिलती है। फिर शेटनकार को झालावाड़ से, बी ओलचिन को जालोर से, ऐसे ही पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। फिर पाषाण काल का एक मेजर सेंटर है बागोर। भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे वीरेंद्रनाथ मिश्र इसके उत्खनन करता है। तो इसको मां सत्या नामक स्थान से इसका उत्खनन किया गया और ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, एक तो माइक्रोलिथ और कृषि, पशुपालन और तांबे की छेद वाली सुई। फिर एक अगला सेंटर है तिलवाड़ा, ये बाड़मेर में। यहाँ से वीरेंद्रनाथ मिश्र ने उत्खनन किया है और यहाँ से मिला है लूणी नदी किनारे है। तो यहाँ से मिला है माइक्रोलिथ और पशुपालन, और जो एक है वो अग्निकुंड। फिर तिलवाड़ा, ये पचपदरा बाड़मेर है। नागौर में दो है, जायलो और डीडवाना। फिर है एक है बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। फिर है ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल में अधिकतर सेंटर बनास नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इसको बनास सभ्यता कहते हैं। और इसका एक मेजर सेंटर आहड़ है, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल जो है इसके खोज करता है। तो फिर आहड़ उदयपुर में, आयड़ और बेड़स नदी किनारे स्थानीय नाम है धूलकोट, और जो प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी भी है, और आगाटपुर आठपुर। फिर यहाँ का जो उत्खनन करता है अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और हंसमुख धीरज सांकलिया। तो उसके बाद में ये एक विदेशी सभ्यता थी, नहीं व्यापारी केंद्र था, और इसका संपर्क विदेशी सभ्यताओं से भी था। तो सर एक चीज पूछना चाहूंगा, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, ये क्या है? इसके शॉर्ट फॉर्म है सर। अच्छा ऐसे।
वेरी गुड। मैं देख रहा था बीच बीच में कॉन्फिडेंस सही आ रहा है, पर पूछ तो लेता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता क्या था, क्या भूल गया। हाँ चलो आगे। तो यहाँ से व्यापारी के अंदर था ऐसी चार चीजें। एक तो मिलती है रंगाई छपाई उद्योग, एक बाट और तांबे की भट्टियां मिलती है, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। और एक मिलता है यहाँ से लाल व काले रंग के बर्तन जिन्हें गोरे अथवा कोट कहते हैं। फिर यहाँ पे ये लाइव जो जा रही थी विदेशी बस। सभ्यताओं से संपर्क था, अफगानिस्तान का लापिस लाइव लाजुली, चलती थी ना। और जो ईरान का बिना हत्थे का जलपात्र, और यूनान का अपोलो को चित्र वाला सिक्का मिलता है। फिर यहाँ पे सऊ के साथ आभूषण जो पुनर्जन्म को बताते हैं, बनास का बेल जो बेल की मरण मूर्ति मिली है वो, और यहाँ पे दो मुआ चूल्हा मिलता है, एक जगह से 6 चूल्हे जो कि संयुक्त भोज या सामूहिक परिवार की जानकारी देते हैं। फिर ये जो गेहूं सिलबट्टा मिलता है, गेहूं चावल और ज्वार के साग से मिलते हैं। फिर यहाँ पे जो कच्ची ईंटें हैं और उसमें क्वार्ट्ज मिले गए है, और भवनों की जो पक्की ईंटों से मतलब जो पत्थर की नींव मिलती है। फिर यहाँ पे गिलुंड। यार ये तो रजिस्टर तो बहुत मोटा है, कल सुबह तक रिवीजन होगा है ना। आप तो कल वाला बताओ, कल वाला याद है पूरा? कल सर ने जो पढ़ाया था वो परसों। सर जयपुर, हाँ। जयपुर में जो कछवा, ये सबसे पहले कछवा वंश जो ये सब भगवान राम के वंशज हैं, इसलिए इनको रघुवंश तिलक कहा जाता है। और इनकी 2 रियासतें हैं कछवा वंश की, एक आमेर और दूसरी है अलवर। फिर आमेर में कछवा वंश का शासन था। यहाँ दूल्हे राय 1137 ईस्वी में नरवर से ये राजस्थान आता है, दौसा में बड़गुजरों को हराकर यहाँ पे अधिकार करता है। फिर ये रामगढ़ आता है, रामगढ़ में जमवाई माता जो इनकी कुल देवी है का मंदिर बनवाता है, और इनका वास्तविक नाम तेजकरण था। फिर ये वो काकिल देव, ये आमेर में कछवा वंश का संस्थापक था, ये मीणाओं को हराता है और वहां पे अरे सर अंबिकेश्वर तो मंदिर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, और एक बार इनके लिए भी तालियां, इतने कॉन्फिडेंस बंदे ने। सर राजस्थान हिस्ट्री शुरुआत से लग गया, मैं देखा मुगार इतनी मोटी किताब तुम सुबह तक रिवीजन करवाओगे। तो सर आपकी करंट से रिलेटेड क्लास लेंगे सर, राजवीर सर की क्लास इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रैफिक में टाइम हो जाएगा पूरा, तो क्लास हो नहीं पाएगी। तो ये भी है कि करंट वाली क्लास सर ले लेंगे, एक बार थोड़ा सा आपको इसका भी आइडिया दे देते हैं, ठीक है। तो एक बार सर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करोगे। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? तो कब शुरू है आपका बैच? 14 फरवरी से। तारीख बड़ी चुनी है आप लोगों ने, हैं? सही है। तो क्या कुछ पढ़ चुके हो अभी तक? 1 महीना ही हुआ है फिर तो बैच शुरू हुए। क्या क्या चल रहे हैं अभी सब्जेक्ट आपके? एक तो इकोनॉमिक्स चल रहा है, राजस्थान इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स चल रही है ना? हाँ हाँ, वो भी चल रहा है, ठीक है। तो एक तो इंडियन इकोनॉमिक्स चल रहा है, उसमें कहाँ तक पहुंच गए? अच्छा, विजय सर वाला जो पार्ट है वो पूरा हो गया क्या? वो थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, और राजस्थानी हिस्ट्री पहले कौन सी राजाओं वाली हिस्ट्री कराई है, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री? पहले एंशियंट वाली जो करवाई थी, ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? 2 ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। और कौन सा बैच है? प्री वाला बैच है, जो कि RS प्री या फिर उसके साथ SI। तो आप लोगों में से कितना मतलब यूं SI वाले ही हैं कि हम तो SI का ही देंगे और बाकी लोग दोनों एग्जाम देंगे? तो भाई सिर्फ SI क्यों दोगे, RS क्यों नहीं? मतलब मेन से डर लगता है ऐसा क्या? तो अच्छा ठीक है, नहीं बाकी जो वो RS में भी इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है। तो सिलेबस तो प्री का तो सेम है ही, और जो प्री में है 60-70% चीजें तो वही मेंस में है ना, अलग क्या है। तो बस मेंस के कुछ एक सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे 6 सब्जेक्ट वो हैं। हिंदी आपको वैसे ही पढ़नी होती है, ठीक है। एक तो इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़नी है, एक एथिक्स है और पबैड है। 2-3 सब्जेक्ट बड़े कोई ज़्यादा है नहीं, बाकी बाकी तो ये धीरे धीरे आपका मन बन जाएगा। अभी तो आए हो
इस आरपीएससी की फेयर में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते आरपीएससी की मर्जी से हैं, तो आपकी थोड़े दिनों में चलनी खुद के ऊपर भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप वो डायलॉग नहीं दे सकोगे कि एक बार मैं जो कह देता हूँ वो फिर अपने आप भी नहीं सुनता, सुननी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो क्या क्या डिस्कस करें आज? करंट अफेयर। करंट अफेयर पढ़े या फिर करंट अफेयर कहाँ से क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे? हाँ, आपका कुल उद्देश्य यही है कि देखो हमें पढ़ाओ मत, ये लिखवाने वाला काम मत करो, ऐसा कुछ करवा दो जिससे बातें होती रहे, हमें लिखना ना पड़े बस। अच्छा, तो चलो अपन पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं आपके एग्जाम के बारे में, यानी कि जो आरएस का प्री है उसमें क्या कुछ हमारी रणनीति जो होनी चाहिए। वैसे आपका जो बैच चल रहा है इसमें प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है या फिर सिर्फ प्री वाला? ओनली प्री के हिसाब से। तो आपको केवल प्री क्यों पढ़ना है वैसे? क्या? हाँ, तो देखो भाई, आरएस प्री की जो कट ऑफ है वो तो पता ही होगा ना आपको, पिछली बार कितनी थी, उससे पिछली बार कितनी थी, है ना? 2016 वाला जो पेपर हुआ था उसमें आरएस प्री की कट ऑफ थी 68, और 18 वाला जो हुआ था उसमें कट ऑफ गई थी 76, और 21 वाला जो प्री हुआ इसमें कट ऑफ गई 85 के आसपास। ठीक है, इस बार जो प्री होगा आप इसी ट्रेंड के हिसाब से देखो, 8% जो वो कट ऑफ बढ़ रही है हर साल, तो इसी हिसाब से देखते हैं तो 93 94 के आसपास, यदि हम सारे फैक्टर जोड़ दें, जालोर फैक्टर वगैरह, बस फैक्टर, जितने भी टाइप के फैक्टर होते हैं, है ना, या फिर कौन सा आजकल तो क्या गार्डन के अंदर भी मैं, कौन सा गार्डन, हाँ, तो वो सारे फैक्टर को जोड़ जाड़ के भी बात करें तो 9500 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। आरएस प्री की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी? 100 से ऊपर नहीं जाएगी। यानी कि ये कोई ज्यादा कोई टफ एग्जाम नहीं है, आरएस प्री सबसे आसान एग्जाम है, जिसमें सिर्फ कितने परसेंट नंबर लाने? 50% मार्क्स लेके आने। और 50% को ज्यादा मुश्किल नहीं होते, यदि हम भाई ये पंखे वगैरह तो चला दो, या फिर इसको जो है कितने टेम्परेचर पे बढ़ा के चला दो, 26 पे चला दो, कुल मिला के सर्दी नहीं लगे, लेकिन अब तो गर्मी लगने लग गई। और फैन जो इसका ऑफ रख देना, सिर्फ जो कूलिंग वाला रख दो। तो 50% के आसपास जो आपको मार्क्स लेके आने हैं। और यदि हम इसमें बात करें, कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके लिए प्रायोरिटी ज़्यादा रखते हैं प्री के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें से वो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है मैथ्स, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। और जिसको मैथ्स आती है ना, जिसका कभी बीएससी या फिर 12th तक भी यदि मैथ्स रही है, तो राजस्थान में यानी कि आरएएस में और एसआई में मैथ्स कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े से टॉपिक है, 8-10 टॉपिक है, वो पढ़ने हैं, तो ये ना 10 में से 10 सही किए जा सकते हैं या 10 में से 9 सही किए जा सकते हैं। आप बाकी सब सब्जेक्ट में ना इतनी श्योरिटी के साथ नहीं जा सकते कि इसमें हम 90% मार्क्स ले आएंगे। आप राजस्थान हिस्ट्री या फिर पॉलिटी जो है उसको कितना भी अच्छे से पढ़ के चले जाना, आप ये नहीं कह सकते कि 10 में से 9 सही करके आ जाएंगे, क्योंकि पहली गारंटी तो यही नहीं है कि 10 में से 9 आपके पढ़े हुए में से आएंगे कि नहीं आएंगे। मैथ्स में तो क्या बदलेंगे, नंबर बदल देंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा। इसलिए जो है मैथ्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक आपके लिए रहता है रीजनिंग। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मैथ्स से डर लगता हो, पर रीजनिंग तो कर ही सकते हो। तो रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन फिक्स है, ये भी 10 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद आपके दो और छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक है इकोनॉमिक सर्वे और एक है आपके करंट अफेयर। इसमें से कितने क्या क्वेश्चन आते हैं? पिछली बार की यदि हम बात करें तो पिछली बार 46 आए थे। कितने आए थे? 46। इन दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन आए थे? 46। पर हो सकता है पिछली बार थोड़े ज्यादा आ गए हो, पर 40 तो इस बार भी आएंगे। दोनों के मिला के कितने आ जाएंगे? 40। क्योंकि आरपीएससी के आप आरएस का पेपर देखते हो, भले वो 2013 का पेपर हो, 16 का पेपर हो, 18 का पेपर हो या 21 का पेपर हो, चारों के अंदर एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिलता है कि क्वेश्चन संख्या 131 से लेकर 150 फिक्स है कि करंट अफेयर से ही पूछते हैं। किसे पूछते हैं? करंट अफेयर फिक्स ही कर रखा है उन्होंने। तो 20 क्वेश्चन तो ये सीधे सीधे वही हो गए। इसके अलावा जैसे साइंस टेक पूछेंगे तो उसमें भी करंट अफेयर से मिक्स करके पूछ लेंगे, इकोनॉमी पूछेंगे, पॉलिटी पूछेंगे, इन सब में भी करंट अफेयर जो मिक्स किया जा सकता है। इसके साथ साथ राजस्थान इकोनॉमी आपके सिलेबस में 15 क्वेश्चन वो लगा लो, तो इस तरीके से टोटल मिला मिलू के 40 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। पिछली बार थोड़े ज्यादा आ गए थे, कितने आ गए थे? 46। यदि हम 46 नहीं 40 भी मान के चलें तो
इन चारों सब्जेक्ट के मिला के कितने क्वेश्चंस हुए? 60। एक क्वेश्चन होता है 1.33 मार्क्स का, तो यहाँ पर ये केवल ये 4 सब्जेक्ट आपको 80 नंबर देके जाते हैं। कितने नंबर देके जाते हैं? 80। और ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपकी एक्यूरेसी 75% तो हो सकती है। मैथ्स में 90%, 80%, 100% तक हो सकती है। रीजनिंग में भी 80, 90, 100 तक हो सकती है। सर्वे और करंट में भी 70, 80, 90 हो सकती है। ओवरऑल अपन मिलाओगे तो 75% तो बहुत आसानी से हो सकती है। 75% होने का मतलब हुआ आपको 80 में से 60 नंबर तो यहाँ पर आसानी से ला सकते हो। कट ऑफ कितनी जा रही है? 100 नंबर। वो भी मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, पिछली बार तो 85 ही गई थी। इस बार 100 मान के चल रहे हैं, तब भी 80 में से 60 नंबर तो यहाँ आ गए। बाकी बचे 120 नंबर, और अपने को और कितने लाने? 40 नंबर। ज़्यादा मुश्किल है क्या कोई? आसान सा है। बस इसके लिए हमें क्या करने होंगे? ये जो 4 सब्जेक्ट है इनको तो अच्छे से करना ही होगा। बाकी देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि ये कम है या, लेकिन हम स्पेसिफिकली जब प्री की बात करें तो कुछ एक सब्जेक्ट की वेटेज जो उसमें ज़्यादा रहती है। उन 4 वो जो 4 सब्जेक्ट हैं वो ये है। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री कल्चर है, यहाँ से आते हैं 10-15 क्वेश्चन, और आपको नोट से बाहर मिलेंगे नहीं, तो ये लगभग आपके सारे सही होंगे। शुरुआत में पढ़ते हो सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इस वजह से चीज़ें सारी याद भी रहती है, इस वजह से आपके लगभग ये सारे क्वेश्चन जब वो सही होंगे। इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते भी है, और इंडियन इकोनॉमी आपने पढ़ ली है, ये जीडीपी वगैरह सब थोड़ा बहुत आगे क्या? जीडीपी वगैरह कम है, टैक्स वगैरह तो पढ़ लिया? टैक्स टैक्स चल रहा है, हाँ, तो टैक्स सिस्टम हो गया। ये सब चीजें पढ़ लोगे तो फिर आपको राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पढ़ने में कुछ भी नहीं, उसमें तो बस फैक्ट है, कंसेप्ट तो उसमें कुछ है ही नहीं। कंसेप्ट के लेवल की जो चीजें हैं वो तो सारी इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर ही है। इंडियन इकोनॉमिक्स जब आप कंसेप्ट के लिए पढ़ते हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और ये इससे आपके कंसेप्ट जब वो भी मजबूत होते हैं। कोई यदि ये कहे कि इंडियन इकोनॉमी की बजाय राजस्थान इकोनॉमी पढ़ लेते हैं, तो भाई आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो राजस्थान इकोनॉमी भी उतने अच्छे से याद नहीं होगी। इसलिए इंडियन इकोनॉमी तो पढ़नी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ जो आपको क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिल जाएंगे? खूब सारे इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे की यूट्यूब पर वीडियो जो शुरू कर ही दिए, 7 क्लासेज जो आई चुकी है, 25 टोटल वीडियो आएंगी बस। कितनी वीडियो आएंगी? 25। एक वीडियो की एवरेज लेंथ 40-45 मिनट है, क्योंकि कुछ की 50-55 मिनट है, तो कुछ की 32-35 मिनट भी है, तो लगभग यूँ लगा लो 20 एक घंटे का इकोनॉमिक सर्वे है। कितने घंटे का? 20 एक घंटे का। और एक उसकी वीडियो और आएगी जो कि 2 से 2.5 घंटे की पूरे इकोनॉमिक सर्वे का रिवीजन रहेगा। 2-2.5 घंटे की वीडियो आपको यदि 15 क्वेश्चन कम से कम देके जा रही है और उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो इससे आसान जो चीज क्या होगी? जब भी आप आरएस की तैयारी करो तो एक सिद्धांत का हमेशा ध्यान रखना है, और वो क्या है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। कौन सा सिद्धांत का ध्यान रखना है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हम अपनी जो मेहनत है उन चीजों पर ज्यादा लगाएं जहां पर इनपुट कम है। इनपुट मतलब कि जहां मेहनत थोड़ी कम है लेकिन आउटपुट ज्यादा है। कई बार हम जब यहाँ राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते होंगे, कल्चर पढ़ते होंगे, तो हम में से कुछ लोगों को लगता होगा कि ये 2 फैक्ट ना रह गए, ये 2 फैक्ट उस वाली किताब में तो लिखे हुए हैं लेकिन हमें नोट्स में नहीं लिखवाए। हो सकता है नहीं लिखवाए, पर उसमें से क्वेश्चन आएगा इसकी संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाने आ रहा है वो ऐसी 10 किताबें ऑलरेडी पढ़ के आ रहा है, उसके बाद एक फिल्टर लगा के आ रहा है कि भाई ये चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं और ये चीजें नहीं है, इसीलिए वो छुड़वा रहा है। पर फिर भी आपको बाई चांस ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नोट्स में उतार लो, लेकिन उसको लेकर पैनिक नहीं करना भाई हमें 2 किताबें और पढ़नी पड़ेंगी। भाई 2 किताबें और पढ़ोगे इससे अच्छा तो इसी नोट्स को 2 बार और पढ़ लो, जो चीजें पढ़ो उसको अच्छे से याद कर लो। तो इसलिए ऐसी चीजों में मेहनत लगाओ जिसमें कि मेहनत तो लगे कम और आउटपुट हो ज्यादा। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे यदि आप पढ़ते हो तो आपको मुश्किल से 20-25 घंटे जो पढ़ना है, हालांकि खूब सारे फैक्ट है, कहने को 20-25 घंटे की क्लासेस है, आपको सेल्फ स्टडी वाली चीजें जोड़ के कम से कम 50 घंटे 100 घंटे इसमें देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन से हो जाएंगे? 20 क्वेश्चन, और सीधे सीधे आएंगे सर्वे से। तो आपकी क्लासेस में अभी बंटा थोड़ी होगा सर्वे, बुकलेट थोड़ी बंटी होगी, बंट गई। हिंदी वालों के लिए बंट गई होगी, इंग्लिश वालों को भी नहीं मिली होगी, तो इंग्लिश वालों को मंडे तक जब वो बुकलेट बांट देंगे। तो जिन लोगों को बुकलेट मिल गई है वो लोग यदि देखना शुरू करना चाहे तो देखना शुरू कर सकते हैं, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे की जो शुरुआत है वही 3rd चैप्टर से करते हैं।
क्योंकि थर्ड चैप्टर में कंसेप्ट के लेवल पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है। यदि इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ रखी हो तब भी थर्ड चैप्टर समझ में आ जाता है, इसलिए थर्ड चैप्टर से इसकी शुरुआत करते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिर ऐसे करते हुए 11 चैप्टर हैं, उसके बाद पहले और दूसरे पर आते हैं। ठीक है, तो यदि आपके पास टाइम हो, अच्छा फिर वो सब चीज़ें हैं कि आपकी तो क्लासेस अभी 4 घंटे चल रही है। जब 4 घंटे क्लासेस चल रही है इसका मतलब आपके पास टाइम तो है ही, क्योंकि यहाँ पर आप 4 घंटे पढ़ के जाते हो, घर जाके वो रिवीजन कितनी देर में हो जाता होगा? मैक्सिमम 2 घंटे। बाकी टाइम क्या करते हो? बाकी टाइम क्या करते हो भाई? क्या सोते हो? इतना कितना सो लेते हो? क्या भूल जाते हो क्या सो गए? कभी उठना भी है तो जो है बाकी टाइम, यानी कि अब आपकी 4 घंटे क्लास चल रही है, तो आप तो ना अंदर से ये मान लो कि हमारी 4 घंटे क्लास नहीं है, हमारी 5 घंटे क्लास है। आपके बैच का टाइम क्या होता है? 3 से 7। तो आप मान लो कि बैच का जो टाइम टेबल है वो 2 से 7 है, और कोचिंग आने से पहले या फिर घर जाने के बाद जो भी हो 1-1.5 घंटा फिक्स कर लो कि भाई इकोनॉमिक सर्वे की जो वीडियो देखनी है। 20-25 दिन के अंदर वो पूरा हो जाएगा, रोजाना एक वीडियो जो वो आ रही है। लेकिन टाइम फिक्स कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा, भी कभी देख लिया, कभी मन हुआ तो नहीं देखा। एक ऐसे मान लो कि ये भी हमारी एक क्लास ही है, सर्वे के नोट्स सामने रखने हैं, उसमें से कुछ नोट्स बनाने हैं नहीं, कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें लगे लिखने लायक तो लिख लेना, वरना तो वो भी रहने देना। नोट्स में से जितना लिखा हुआ है उसी में से आ जाएगी चीजें, और उसके शॉर्ट नोट्स पीडीएफ टाइप देते हैं तो वो आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे आपके पास 4 घंटे की क्लास, मुझे नहीं पता था आपकी 4 घंटे क्लास होती, मुझे लगा 6 घंटे क्लास होती होगी। क्या? अच्छा, उससे पहले 6 घंटे हो रही थी? अच्छा, अभी हो जाएगी, और इससे पहले अभी तक लगातार 4 ही चल रही थी। अच्छा, और अभी कुछ दिनों में 6 कर देंगे ऐसा? हाँ, 6 घंटे क्लास हो जाएगी, तब तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है कि आपके पास टाइम शायद नहीं बचता होगा। अभी यदि 4 घंटे क्लास चल रही है तो आपके पास खूब सारा टाइम है, आप इसका जो यूज करो और इकोनॉमिक सर्वे जो पढ़ना शुरू कर दो। 20-25 दिन में आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको रहेगा कि 20 क्वेश्चन का जो मटेरियल है वो तो अपन तैयार कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपन करंट अफेयर वाला भी शुरू करेंगे, और करंट अफेयर में एक कुछ जो बेसिक बातें हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो डाउट यही आता है कि करंट अफेयर जो वो कितने समय का पढ़ना है? 8 महीने का, 10 महीने का? अभी से पढ़ना शुरू करें या 2022 जनवरी से पढ़ना शुरू करें? कितने समय का पढ़ना चाहिए अभी करंट अफेयर? 10 महीने का पढ़ना चाहिए। फिर जब भी एग्जाम हो, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए, भले ही वो 2013 का हो एग्जाम हो, 16 का हो, 18 का हो, 21 का हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके अंदर एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिलता है कि पिछले 6 से 8 महीने का, ज्यादा से ज्यादा लगा लो 8 से 10 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है। कौन से 8 से 10 महीने का? तो जो भी जिस भी दिन एग्जाम है उससे 8 से 10 महीने, है ना। मान लो कि भाई आपका जो एग्जाम है वो होता है, एक बार के लिए मान लेते हैं जुलाई 23 में। कब होता है? जुलाई 23 के अंदर एग्जाम होता है, एक बार के लिए मानते हैं। तो इसके 8 से 10 महीने पीछे चले जाओ, यानी कि लगभग अक्टूबर 2022 से पढ़ लो खूब है। कितना पढ़ लो? अक्टूबर 2022 से बाद का करंट अफेयर पढ़ लो। 8 से 10 महीने पुराना करंट अफेयर जो वो एग्जाम में आता है। फिर आपको लगेगा कि ठीक है करंट अफेयर पढ़ लेंगे इतना, ये बात समझ में आती है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है? इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यूज़पेपर। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? तो क्या भाई न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना? पढ़ना है। तो सबसे पहले तो यही आता है कि न्यूज़पेपर जब वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो भाई न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अवेयरनेस रहती है चीजों की, आसपास में क्या चल रहा है। राहुल गांधी की 2 वर्ष की जेल की सजा हो गई है, तो वो पता रहेगा। तो जब अपन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उस समय में एक एग्जाम्पल दिया जा सकेगा, वे 2 वर्ष की सजा होने से उनकी मेंबरशिप जा सकती है लोकसभा की। जब ये एग्जाम्पल जब दिया जाएगा तो आपको यदि चीजों के आसपास की नॉलेज है तो फिर जब क्लास में चीजें पढ़ाते हैं उसमें आसानी रहती है। भले ही कल हमें जब पढ़ें कि भाई उनकी लोकसभा की मेंबरशिप जा सकती है, हमें ना पता हो कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ऐसे कैसे मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन जब चीजों के बारे में बड़ा होता है तो एक बैक ऑफ द माइंड चीजें रहती हैं, और जब क्लास में चीजें करवाई जाती है तो उसका वो एक अलग प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल भी आपने टैक्स सिस्टम के बारे में कभी कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, जीएसटी टैक्स ये वो, उस समय में समझ में ना आया हो, लेकिन जब क्लास में जब जीएसटी चल रहा होगा उस समय में आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसा करके कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा तो था। इसलिए जो न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। जो पुराने लोग देखते हैं, अपने पेरेंट्स जो देखते हैं अपन,
उनकी न्यूज़पेपर जो वो हैबिट होती है, सुबह सुबह उठते ही जो उनको न्यूज़पेपर चाहिए होता है, चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ना उनकी क्या होती है, आदत बन गई है। और हमारी क्या है, मोबाइल की वजह से ये आदत छूट गई है। हमारे सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहले क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। इवन जो चश्मा लगाते हैं उनको चश्मा बाद में मिल जाए भले ही, पहले मोबाइल पहले क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो हमारी जो आदत है वो इस मामले में खराब हो गई है कि हम जब वो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिए। इसलिए ज्यादा नहीं, 10 एक मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, और वो भी कोई एग्जाम पास करना है उस भाव से नहीं, केवल ऐसे ही अवेयरनेस के लिए भी आसपास में क्या चीजें चल रही है उसके लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए। गांव में जो जो कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं जिनको कोई एग्जाम नहीं देना, वो भी पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, है ना। और गांव में कई डोगरे तो ऐसे होते हैं जो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इवन पुण्यतिथि किसकी क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। अब फ्री बैठे क्या करें तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो भाई हमें उतना तो नहीं पढ़ना है, पर 10-15 मिनट जब पढ़ लो, और नहीं तो फोटोएं देख लो, ऐसा कोई रंगीन अखबार मंगवा लो पंजाब केसरी टाइप का। तो लेकिन जब वो पढ़ लो 10-15 मिनट जो चीजों को, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वो जब चीजें क्लास में करवाई जाएंगी ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रहेगी कि चीजें क्या चल रही है। फिर ये आएगा कि चलो न्यूज़पेपर पढ़ तो लेंगे, लेकिन कौन सा पढ़े। तो कोई भी पढ़ लो, ऐसा कोई इतना लोड नहीं है। राजस्थान पत्रिका पढ़ लो, दैनिक भास्कर पढ़ लो, दैनिक जागरण पढ़ना है दैनिक जागरण पढ़ लो, जनसत्ता पढ़ लो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब चक्रों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल अवेयरनेस के लिए पढ़ना है। क्लास में जो चीजें काम की हैं वो तो क्लास में करवाई देंगे। करंट अफेयर में जितना एग्जाम में आने वाली चीज है वो तो क्लास में ही करवा देंगे, या फिर आपको नोट्स के माध्यम से करवा देंगे, या वीडियो यूट्यूब पर जो करवा देंगे। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ रहे हैं। हम जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आसपास में क्या चल रहा है इसकी थोड़ी बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए। राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई है, तो ये हमें कम से कम पता होना चाहिए कि क्यों हुई है, उन्होंने ऐसा क्या कहा, ये डिफेमेशन क्या होता है, ये थोड़ा बहुत, जो ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। पर कहीं वो पूछ ले कि भाई बताओ वो राहुल गांधी की सजा, तो आप कहोगे राहुल गांधी कौन है, तो फिर वो सामने वाला कहेगा फिर भूंगल काय की तैयारी कर रहे हो आरएस की, छोड़ दो इससे अच्छा तैयारी। तो यानी कि भाई हमें चीजों की आसपास की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है हमें न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए। फिर एक ये आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाएं क्या। तो देखो नोट्स वगैरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोट्स वैसे भी लंबे समय तक आप रूटीन में बना नहीं सकोगे। 5 दिन बनाओगे, 7 दिन बनाओगे। इससे अच्छा है कि नोट्स नहीं बनाने, कोई हो जो कि आपको न्यूज़पेपर में से काम की जो चीजें हैं उसको कंपाइल करके नोट्स बना के दे दे, तो ज्यादा अच्छा रहे। ऐसा होना चाहिए ना। तो ऐसा करने के लिए कुछ मैगजीन जो मार्केट के अंदर आती है, क्या आती है, कुछ एक मैगजीन जो वो मार्केट में आती है। तो यानी कि हमारे जो एग्जाम वाली जो चीजें हैं, काम की जो चीजें हैं, वो हमारी इस मैगजीन से कवर हो जाएंगी। किससे कवर हो जाएंगी, मैगजीन से। हम पढ़ इससे लेंगे, याद इससे करना है, मैगजीन से करना है। अब याद है कि भी कौन सी मैगजीन पढ़नी है, कौन सी मैगजीन पढ़े। मैं स्प्रिंग बोर्ड वाली पढ़ लो, और तो क्या है ना। लेकिन पर वही है कि मैगजीन, अब कोई अच्छा सेल्समैन होता है ना, वो मार्केटिंग ऐसे नहीं करता कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, पहले वो 2-3 और दिखाता है, उसमें क्या कमियां हैं वो बताता है, फिर अपने वाला बेचता है। तो ऐसे ही मैं आपको पहले 2-3 और मैगजीन के बारे में बता दूं। एक एक मैगजीन आती है क्रोनोलॉजी। कौन सी आती है, क्रोनोलॉजी आती है। क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी मैगजीन है। और इवन जो जब तक अपन अपनी वाली मैगजीन नहीं निकालते थे, उससे पहले यही पढ़ना रिकमेंड करते थे। अच्छी मैगजीन है, कोई ये चाहे तो क्रोनोलॉजी पढ़ सकता है। इसमें फायदा ये रहता है कि इसमें फैक्ट वाली जो चीजें हैं वो सारी दी गई रहती है। और अपने यहाँ पर जो आरएस प्री में ही करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है, मेंस में कंपैरेटिवली उतना नहीं है। प्री में अपन देखें तो 25 क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं 150 में से, यानी कि 1/6 पेपर, लगभग 15-16% पेपर करंट अफेयर से आता है। इसलिए जो है वो फैक्ट पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए, और खासतौर पर राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सारे फैक्ट्स वगैरह ठीक रहते हैं, और इससे बाहर ज्यादा चीजें नहीं जाती है। बाहर नहीं जाती है का मतलब है 90% चीजें इसमें से आ जाएंगी। और किसी मैगजीन में से, किसी नोट्स में से 90% आ जाती है, वो मोर देन सफिशिएंट है। वो जो 10% चीजें जो रह गई है ना, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। 3 किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को कितनी बार पढ़ लिया जाए, 3 बार पढ़ लिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उस ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ने की कोशिश में चीजें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि हम उन चीजों को बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं।
हमारे एग्जाम में वही चीजें काम आएंगी जिसका कम से कम 5 बार रिवीजन हुआ है। जिसका 5 बार रिवीजन नहीं हुआ वो एग्जाम में याद नहीं आएगी। इसलिए यदि आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो एक बात ध्यान रखना, मार्क्स बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आपका रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। और रिवीजन ज्यादा कब होगा? जब आपके पास कंटेंट जो है वो कम से कम होगा। कंटेंट क्या है? सबसे कम से कम होगा। जितना कम कंटेंट होगा उतना रिवीजन ज्यादा कर पाओगे, और जितना ज्यादा रिवीजन कर पाओगे नंबर उतने ही ज्यादा आएंगे। यदि एक मैगजीन को, यदि एक नोट्स को, यदि एक किताब को पकड़ लिया और उसको 10 बार पढ़ लिया, और ये इस तरीके से इंश्योर हो गए कि भाई इस किताब में से जो चीजें आएंगी ना वो तो सारे सही होंगे, बाहर से आए तो गारंटी नहीं है। इस लेवल तक आप तैयारी में पहुंच गए कि आप अपने नोट्स में से जितनी चीजें आएंगी ना उसमें तो 90% सही करके आएंगे, बाहर से आए तो अपनी कोई गारंटी नहीं है। तब आप जो है इस एग्जाम में आसानी से निकाल दोगे। यदि इस दौड़ में पड़ गए कि उस बुक के अंदर वो दिया हुआ है, उस बुक के अंदर ये 2 फैक्ट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, उन्होंने वो वाली किताब के अंदर ये एक्स्ट्रा कर दिया, तो फिर कुछ ही नहीं बंटना इस एग्जाम के अंदर। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है कि भाई ये आप जो वो किताबों के अंदर ही फिर खेलते रहना। इसलिए हर सब्जेक्ट का एक एक सोर्स होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरा सोर्स जो कि बस हमें कुछ कमी रह गई हो तो वो भरने के लिए, बस एक से ज्यादा सोर्स जो वो नहीं उठाने, ज्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि ये जो एग्जाम है वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है, दूसरे से कंपटीशन है। ये आपको कोई भी इस वजह से बाहर नहीं करेगा कि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन गलत कर दिया जो पूरे राजस्थान का गलत है या पूरे राजस्थान को नहीं आता। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो कि 90% जो लोग है वो सही नहीं कर पाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर आई गए। हाँ जी, गुड इवनिंग। लो लिखो देखे। अब तो और क्या करूं तो दूसरा, तुम्हारे चक्कर में आज मैंने इतनी गाड़ी भगाई है। अरे अपने को यूं लगता है इसे पहुंच जाएंगे। मैं लगभग किशनगढ़ तक एकदम सही था। किशनगढ़ के बाद में इतना भयंकर ट्रैफिक था कि मुझे लगा 15 मिनट में पक्का पहुंच जाऊंगा, 20 में पक्का पहुंच जाऊंगा। फिर मैं भले 20 मिनट ही पढ़ाऊं, मैं जाऊंगा आज। तो क्या लिखा था? ठीक। इराक का एक शहर है बगदाद। कौन सा शहर है? आवाज ज्यादा क्यों कर रही? चाइना का एक शहर है कैंटन। क्या नाम है? इस पे किसके से? मैंने कहा इराक का एक शहर है बगदादी हंसा, चाइना में एक शहर है कैंटन, ये फिर हंसा। क्यों? मतलब इसमें क्या है हंसी की बात? इन दोनों शहरों के मैप मंगाए और उनके आधार पर जयपुर बसाया गया। तो जयपुर का मैप कौन से दो शहरों के मैप से मिलता है? बगदाद कहां पड़ता है? इराक। कैंटन कहां पड़ता है? चाइना। देख लो, जयपुर को इराक व जयपुर को बगदाद व कैंटन की तरफ बसाया गया। बढ़ाऊं? अरे नहीं 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 बढ़ा, आ जाएगी 2 मिनट। तेरे तक तो वैसे ही पहुंचा दूंगा मैं। अब मजा तो देख, ऐसे नहीं आता है। जयपुर को कोई डांस करेगा आके इधर तो समझ में है। जयपुर को बगदाद व कैंटन की तरह बसाया गया था। जयपुर वॉज डेवलप्ड लाइक बगदाद एंड कैंटन। जयपुर को बगदाद व कैंटन की तरह बसाया गया था। जयपुर वॉज डेवलप्ड लाइक बगदाद एंड कैंटन। बगदाद व कैंटन की तरह बसाया गया था। जयपुर में जो पहली बिल्डिंग बनी थी ना उसका नाम था बादल महल। क्या नाम था? अच्छा, कहते हैं पहले है ना ये जंगल था पूरा, जयपुर वाला जो इलाका था। भाई जनता कहाँ रहती? आमेर। आमेर में भीड़ बढ़ गई इसलिए राजा राजधानी को कहां पे लेके आए थे? जयपुर। तो यहाँ पे पूरे वो जंगल हुआ करता। जंगल में राजा के शिकार खेलने की एक जगह हुआ करती, उसको बोलते शिकार होदी। क्या बोलते? होदी का मतलब होता तालाब। तो एक तालाब था, जंगली जानवर पानी पीने के लिए उस तालाब के अंदर आएंगे और राजा वहां पर जंगली जानवरों का शिकार किया करते, इसलिए जगह का नाम क्या था? फिर उस शिकार होदी वाली जगह पे पहला महल बनाया गया था। वो कौन सा था? बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। बादल महल वॉज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ जयपुर। बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। बादल महल वॉज। अपने आप क्यों ऊपर ज्यादा हो रहा है?
तो सही कर। तो फिर बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। बादल महल वॉज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ जयपुर। पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था। अर्लियर दिस प्लेस वॉज कॉल्ड शिकार होदी। पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था। अर्लियर दिस प्लेस वॉज कॉल्ड शिकार होदी। पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था। अर्लियर दिस प्लेस वॉज कॉल्ड शिकार होदी। क्या कहते थे इस जगह को? शिकार होदी कहा करते थे। आधुनिक भारत का या भारत का पहला आधुनिक कह दो या नियोजित कह दो। नियोजित समझते हो? प्लानिंग के साथ जो बसाए जाते हैं। भारत का पहला मॉडर्न और पहला प्लान्ड सिटी यदि कोई बनाया गया था तो वो कौन सा था? जयपुर। लिख लो। जयपुर भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर था। जयपुर वॉज फर्स्ट मॉडर्न एंड प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर था। जयपुर वॉज फर्स्ट मॉडर्न एंड प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट मॉडर्न एंड प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर था। और ये बात अपने नहीं कहते भाई, दुनिया भी मानती है। यूनेस्को की एक लिस्ट जारी होती है, विश्व विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कौन सी जारी होती है? क्या नाम बताओ देखिए। और अभी 2019 के अंदर कहा गया कि भाई जो जयपुर है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। लिखो 2019 ईस्वी में इन 2019 एडी 2019 ईस्वी में इन 2019 एडी यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जयपुर किस में शामिल किया था? विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। एक राइटर हुए थे बख्तराम शाह। क्या नाम राइटर का? और बख्तराम शाह ने एक बुक लिखी थी बुद्धि विलास। कौन सी बुक है? इस बुक में जयपुर की स्थापना की लाइव कमेंट्री है। आज कितना जयपुर बन गया, क्या क्या काम करवाया गया, ये सारी जानकारी यदि एक किताब में किसी में पढ़नी हो तो किताब कौन सी है? किसने लिखी थी? तो कोई पूछे कि भाई कौन से एक राइटर ने जयपुर की स्थापना का आंखों देखा वर्णन किया है, तो कौन से राइटर ने? देख लो। बख्तराम शाह की पुस्तक बुद्धि विलास से जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। बुक बुद्धि विलास ऑफ बख्तराम शाह प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। बख्तराम शाह की पुस्तक बुद्धि विलास से जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। बुक बुद्धि विलास ऑफ बख्तराम शाह प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। बख्तराम शाह की पुस्तक बुद्धि विलास से जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। बुक बुद्धि विलास ऑफ बख्तराम शाह प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। ये भाई जयपुर की सारी बातें याद रह जाएगी। तो जयपुर की स्थापना कब की गई? 18 नवंबर 1727। वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। पुर्तगाली ज्योतिषी कौन आए थे? जेवियर डी सिल्वा। तो ज्योतिष के आधार पर 9 वर्गों पर, कितने वर्गों पर बनाया गया? कौन कौन से शहरों के मैप मंगवाए? बगदाद और कैंटन। और अपने भारत का क्या माना जाता है पहला आधुनिक और नियोजित शहर? और इसकी आंखों देखी जानकारी कौन देता है? अपना बख्तराम शाह। कौन सी बुक में? और यूनेस्को की साइट के अंदर या यूनेस्को वाली साइट में इसको कब शामिल किया गया? 2000। याद रह जाएगा। यूनेस्को कौन सी लिस्ट जारी करती है? वर्ल्ड। अब 2 नंबर लिख लो। एक पहला नंबर जयपुर हो गया, 2 नंबर लिखो नाहरगढ़। अगला कौन सा? देखो मैंने आपको ये दिन बताया था कि राजा मानसिंह ने बनवाया था आमेर। कौन सा बनवाया था? अच्छा, राजा महाराजा आक्रमणों से बचने के लिए किले बनाते, ऊंचे बनाते, परकोटे बनाते, ताकि जल्दी से उन पे कोई भी आक्रमण करे ना सके, और आक्रमण करे तो कम से कम किले को तोड़े ना सके। पर आमेर वाला किले में इतनी सुरक्षा का ध्यान रखा नहीं गया। इसलिए राजा मानसिंह को लगा कि यार अपने को एक किला ऐसा भी बनाना चाहिए जहां पर आक्रमण हो जाए तो अपने बच सके। तो उन्होंने किला शुरू करवाया जयगढ़। कौन सा करवाया?
पर शुरू करवाया था उनके टाइम में, पूर्ण नहीं हुआ, पूरा मिर्जा राजा जय सिंह के टाइम हुआ, इसलिए उसको क्या बोलने लगे, शायद मान सिंह के टाइम पूरा तो मानगढ़ होता, मानगढ़ होता है इसका नाम। लेकिन जयगढ़ पे कभी अटैक हुआ ही नहीं, जयगढ़ पे अटैक की नौबत ही नहीं है, क्योंकि जयपुर वालों के मुगलों के साथ रिश्ते ठीक थे। उस समय ज्यादातर लड़ाइयां मुगलों के साथ हो रही थी, मुगलों के साथ बाद में लड़ाई हुई तो सांबर का युद्धन बाहर हो गए, यहाँ तक आने की, अंदर तक आने की नौबत ही नहीं है। अब मुगल जब चले गए तो आगे मराठे, और मराठों की सवाई जयसिंह की आपस में बनती नहीं, पढ़ा हमने, उधर हुरडा सम्मेलन चल रहे हैं, मालवा के अंदर लड़ाइयां चल रही है, तो सवाई जयसिंह ने मराठों से बचने के लिए, मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए जो किला बनाया, वो किला कौन सा था भाई? आप कभी नोटिस करना, आपने पुराने जो भी शहर है ना, वो पहाड़ों के बीच में वैसे बनाए गए एकदम, जयपुर प्लेन में बना लिया गया, पहाड़ तो आमेर में रह गए, जयपुर एकदम शहर में अंदर समतल में बसाया, समतल में बसाया, तो लोगों ने कहा कि साहब मराठे कभी भी आगे लूट सकते हैं शहर को, तो सवाई जयसिंह ने कहा चिंता मत करो, अपने बाहर किला बनाएंगे, मराठों को बाहर ही रोक लेंगे। जयपुर की पहरेदारी कौन सा किला करता है? तो नाहरगढ़ का नाम पड़ गया जयपुर का पहरेदार किला, लिख लो। मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए यह किला बनाया गया था। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट फॉर सेफ्टी अगेंस्ट मराठाज, मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए यह किला बनाया गया था। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट फॉर सेफ्टी अगेंस्ट मराठाज, मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए यह किला बनाया गया था। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट फॉर सेफ्टी अगेंस्ट मराठाज। जब बनाया था ना, तो इस किले का नाम रखा था सुदर्शनगढ़। क्या नाम रखा? जयपुर वाले भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा माना करते हैं, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जैसे वो रक्षा करता है वैसे नाहरगढ़ अपनी क्या करेगा, रक्षा, इसलिए नाम क्या रख दिया। फिर पता चला कि यहाँ पर कोई एक शहीद हो रखे थे, उन शहीद का नाम था नार सिंह जी। क्या नाम था? तो उन शहीद के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया, नाहरगढ़। देखो, पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, अर्लियर इट वॉज नेम्ड एज सुदर्शनगढ़, पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, अर्लियर इट वॉज नेम्ड एज सुदर्शनगढ़, पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, अर्लियर इट वॉज नेम्ड एज सुदर्शनगढ़। क्या रखा गया इसका नाम? एक लाइन और लिख लो, इसे जयपुर का पहरेदार किला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन फोर्ट ऑफ जयपुर। ये वॉचमैन है भाई, जयपुर को ध्यान रख रहा है, वॉच कर रहा है जयपुर को, इसे जयपुर का पहरेदार किला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन फोर्ट ऑफ जयपुर, या जयपुर का पहरेदार कहा जाता है, इतना लिख लो बोले। अब शहर बसा लिया लोगों के रहने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए किला कौन सा बना दिया, नाहर। अब राजा ने कहा भाई मैं सुबह उठूं तो सामने मेरे मंदिर होना चाहिए एकदम, इसलिए मंदिर बनाया गया गोविंद देव जी। क्या बनाया गया, लिख लो, गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी टेम्पल। कौन सा मंदिर है? गोविंद देव जी का मंदिर। और सुनना देखो, बंगाल में एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम था? कहाँ के थे? बंगाल को पुराने टाइम में बोलते गोड़, बंगाल को प्राचीन टाइम में क्या बोलते? इसलिए चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय कहलाया गोड़िए। क्या कहलाया? गौड़ीय संप्रदाय। तो ये जो गोविंद देव जी वाला मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का? तो मुझे गोविंद देव जी का मंदिर कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ, तो कौन से, लिख लो, यह है गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। दिस टेम्पल बिलोंग्स टू गौड़ीय सेक्ट, यह है गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। दिस टेम्पल बिलोंग्स टू गौड़ीय सेक्ट, यह है गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। दिस टेम्पल बिलोंग्स टू गौड़ीय सेक्ट। हम देखो एक लाइन पढ़ी थी कि मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते। किसका दीवान मानते? जयपुर वाले राजा खुद को किसका दीवान मानते? लिख लो, जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। किंग्स ऑफ जयपुर कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद देव जी। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। किंग्स ऑफ जयपुर कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद देव जी, खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद देव जी। किसका दीवान मानते? ये मूर्ति वृंदावन से लाए थे भाई, भगवान कृष्ण तो उस साइड में ही है, देख लो, यह मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। दिस आइडल वाज ब्रॉट फ्रॉम वृंदावन, यह मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। दिस आइडल वाज ब्रॉट फ्रॉम वृंदावन।
ये है मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी? वृंदावन से। अब भाई कहा गया कि भाई लोगों के रहने के लिए तो कौन सा हो गया आपका? जयपुर। और सुरक्षा के लिए क्या हो गया? नाहरगढ़। राजा के भगवान जी के दर्शन के लिए क्या हो गया? राजा के रहने की जगह कौन सी होनी चाहिए? तो सिटी पैलेस बनाया। क्या बनाया गया? तो सिटी पैलेस का नाम अब तो सिटी पैलेस पड़ गया, क्योंकि सिटी के बीच में पैलेस है, इसलिए क्या बोलते हैं? सिटी पैलेस। पैलेस का नाम था चंद्रमहल। क्या नाम था? अगला लिख लो, चंद्रमहल। ये आजकल इसको अपने क्या बोलने लगे? सिटी पैलेस। चंद्रमहल। चंद्रमहल को इंग्लिश में चंद्रमहल लिख लो या चंद्र पैलेस लिख लो, कुछ लिख लो। चंद्रमहल या सिटी पैलेस। आपको याद हो तो सवाई जयसिंह की एक रानी थी चंद्रकंवर। सवाई जयसिंह की शादी चंद्रकंवर के साथ की गई। कहाँ की थी चंद्रकंवर? मेवाड़ की थी। सिसोदिया हो गई। मेवाड़ वाले सिसोदिया थे, इसलिए घाट की गुणे की तरफ जाते हैं तब बाहर है सिसोदिया रानी का बाग, तो वहां पे सिसोदिया रानी का महल है, वो उसी रानी के लिए बनाया गया था। लिख लो, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी पैलेस। एक अपना महल और एक रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी पैलेस। फिर देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया तो खूब सारे पंडित जी बुलाए थे, तो ये पंडित जी रुकेंगे कहाँ पे? तो इनके लिए बनाया गया आपका जल महल। क्या बनाया गया? अगला लिख लो, जल महल। इंग्लिश में भी जल महल ही लिख लेना, जल महल। ये जल महल जल के अंदर बना हुआ है। वो जो झील है, उस झील का नाम है मानसागर। क्या नाम है? लिख लो, यह है मानसागर झील में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन लेक मानसागर। यह है मानसागर झील में स्थित है। इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन लेक मानसागर। अश्वमेध यज्ञ के जितने ब्राह्मण थे उनको कहां पर रुकवाया गया था? जल में। लिख लो, यहां पर अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। अरेंजमेंट्स फॉर ब्राह्मण्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वर मेड हियर। अरेंजमेंट्स फॉर ब्राह्मण्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वर मेड हियर। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। अरेंजमेंट्स फॉर ब्राह्मण्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वर मेड हियर। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। अरेंजमेंट्स फॉर ब्राह्मण्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वर मेड हियर। उनका अरेंजमेंट कहाँ पे किया गया? लोगों का सब आमेर के अंदर रहते थे, आमेर पहाड़ों के अंदर था, पहाड़ों में नदी नाले झरने बहते रहते हैं, पानी की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पानी का क्या करोगे? ये पास में गांव पड़ता है हरमाड़ा। कौन सा गांव है? यहाँ से कैनाल लेके आए थे जयपुर के लिए, कि जयपुर में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए नहर बनाई जाए। नहर कहां से लेके? लिख लो, हरमाड़ा नहर, हरमाड़ा कैनाल। हरमाड़ा नहर, हरमाड़ा कैनाल। आगे लिख लो, जयपुर में पेयजल की आपूर्ति के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन जयपुर। जयपुर में पेयजल की आपूर्ति के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन जयपुर। जयपुर में पेयजल की आपूर्ति के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन जयपुर। तो रहने के लिए लोगों के शहर कौन सा? जयपुर। जयपुर की रक्षा के लिए नाहरगढ़। मंदिर कौन सा? गोविंद देव। राजा का महल चंद्र महल, रानी का महल, ब्राह्मणों का महल, पीने के लिए हरमाड़ा। फिर राजा का सबसे अच्छा तो पता तब चलता है जब राजा ने बनवाए जंतर मंतर। क्या बनवाए? और एक नहीं 5। कितने बनवाए? लिख लो, सीधा हेडिंग डालो अपना, जंतर मंतर। इसके नीचे 1 2 3 4 लगा के लिखना। 1 नंबर लगा के लिखो दिल्ली, जंतर मंतर। 1 नंबर लगा के लिखो दिल्ली। लिख लो आगे, सबसे पहला जो जंतर मंतर बनाया गया वो कौन सा था? दिल्ली। वेरी फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा जंतर मंतर बनाया गया? दूसरा लिखो जयपुर, सबसे बड़ा जयपुर वाला। आगे लिखना सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है? उज्जैन। कहां पर है?
लिख लो तीसरा जंतर मंत्र उज्जैन। उज्जैन। लिखो मथुरा। अगला लिखो मथुरा। मोदी जी चुनाव कहां से लड़ते हैं? लिखो बनारस। बनारस। कौन कौन से होगी बताओ देखिए। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। यहाँ पे क्या बनाया गया? सबसे अच्छा जंतर मंत्र जयपुर वाला है। स्वाभाविक बात है, राजा अपनी राजधानी वाला अच्छा बनवाएगा। इसलिए जयपुर के जंतर मंत्र को 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। लिखो 2010 ईस्वी में, इन 2010 एडी, 2010 ईस्वी में, 2010 एडी, यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंत्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जंतर मंत्र ऑफ जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या वन हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को ने जयपुर को या जयपुर के जंतर मंत्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जंतर मंत्र ऑफ जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। ये देखो मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि अपने राजस्थानी के अंदर यदि पहला अक्षर ये होता ना, ये यज्ञ वाला ये, तो उसको जय बना देते। क्या बना देते? तो ये जंतर मंत्र नहीं है, शब्द यंत्र मंत्र। क्या नाम है? यंत्र मंत्र। आधे अक्षर का तो अपना लफड़ा ही चलता था थोड़ा, आधे को तो पूरा ही बोलते, तो यंत्र तो बोलते नहीं, यंत्र मंत्र। ये जय में चला गया तो क्या हो गया? जंतर मंत्र, जंतर मंत्र। ये एक जय बनाते हैं अपने। इसलिए मैंने एक बार पहले बताया था कि अपने यहाँ किसी का नाम यशवंत नहीं होता, जसवंत। क्या होता है? अपने किसी का नाम यशोनाथ नहीं रखते, जसनाथ। क्या रखेंगे? जसनाथ नाम रख लेंगे। यशोदा नहीं, अपने जसोदा रख लेंगे नाम, जसोदा बोल देंगे किसी को, तो वो जय। नाम होना चाहिए योद्धा, अपने रखते हैं जोधा, है ना, राव जोधा नाम होना चाहिए, राव योद्धा। पर वो योद्धा नहीं था, अपने क्या हो गया? जोधा हो गया। तो वो ये ऐसे ऐसे ये नाम पड़ी गया। अपने होना चाहिए युवा, अपने वो जुआ 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 करते करते जवान हुआ है। जवान जवान कहते हैं युवा, युवा को जवान। तो वो ये से जय, युवान से वो जवान बना इनके इधर आके, तो ये का जय बनाया इन्होंने इधर लाके। तो ये का जय वाली अपने चलती थी। तो यंत्र मंत्र नहीं है वास्तव, सॉरी जंतर मंत्र नहीं है। क्या है? मंत्र का मतलब होता है काउंटिंग। मंत्र का मतलब क्या था? गिनना, काउंटिंग करना। यंत्र का मतलब क्या हो गया? उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे क्या की जा सके? काउंटिंग। क्या काउंटिंग की जा सके? सूर्य से टाइम कैसे नापते हैं? चंद्रमा से टाइम कैसे नापते हैं? धूप से टाइम कैसे नापते हैं? अक्षांश कितना है यहाँ का? देशांतर कितना है यहाँ का? गुरुत्वाकर्षण कितना है यहाँ का? वायुदाब कितना है यहाँ का? ये तमाम यंत्र कहां पर लगे हुए? और तब मुझे लगता है कि यार आज भी गांव के अंदर जब पंडित जी से ये पूछते हैं कि पंडित जी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो पंडित जी कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए होते हैं क्योंकि धरती पे पाप बढ़ जाते हैं। तो पंडित जी पाप को कम करने के लिए क्या करें? तो पंडित जी कहते हैं दान दक्षिणा दो तो पाप कम होंगे, वरना पाप कम है। तो पंडित जी दान दक्षिणा किसको दे? किसका इंतजार? मैं हूं ना। तो मतलब और अपने बोले कितना हंस ले आपकी मेरी मम्मिया सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे तो दान दे रही है। मतलब अभी भी हम विश्वास भी कर रहे हैं इसके अंदर कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती पे क्या बढ़ गए? पाप बढ़ गए। एक राजा ने आज के 300 साल पहले दूरबीन लगा दी, उसमें पता चलता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तब लगता है कितना कितना विजनरी आदमी था, कितना साइंटिफिक बंदा था। मुझे लगता है उस समय यदि नोबेल पुरस्कार मिलते तो फिजिक्स के सारे नोबेल वो जीत लेता, सवाई जयसिंह। मैं कहता हूं आज भी आप जंतर मंतर देखने जाइए, बिना गाइड के आपको एक मशीन समझ में नहीं आएगी। वहां 19 मशीनें लगी हुई होगी, उन 19 मशीनों में आपके नहीं पल्ला पड़ेगा कि इस मशीन से क्या होता है, इस मशीन से क्या होता है। गाइड बता देगा भाई ये सम्राट यंत्र है, ये राम प्रकाश यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र है, उनंतांश यंत्र है, नाभि वलय यंत्र है, ये दिगंतांश यंत्र है, ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है। अपने को सीधा सीधा समझ में, मतलब साइंस के स्टूडेंट को भी वहां समझ में नहीं है कि ये क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या नहीं चल रहा है। एक राजा को 300 साल पहले पता था। कितना जानता होगा इन चीजों के बारे में, विज्ञान के बारे में, कि वो सब ये पहले बना के चला गया। तो जंतर मंत्र तो वाकई देखे जाने लायक चीज है। यार हमारे राजा में कितना विजन था कि वो क्या स्थापित करके गया था? जंतर मंत्र। एक नहीं, कितने? अब लिखो साहित्य। स्थापत्य कला होगी, अब लिखो साहित्य, लिटरेचर। साहित्य, लिटरेचर।
राजा ने खुद ने एक ज्योतिष की बुक, ज्योतिष में खूब विश्वास था राजा का, राजा ने खुद ने एक ज्योतिष की बुक लिखी, जयसिंह कारिका। कौन सी बुक लिखी? लिखो। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। He wrote an astrology text named जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। He wrote an astrology text named जयसिंह कारिका। एक तो अपने कहते हैं ग्रह नक्षत्र है, कई नक्षत्र बदल गए, नक्षत्र ये आ गया, दूसरा आर्द्रा नक्षत्र हो गया, पुष्य नक्षत्र आ गया, अश्लेषा नक्षत्र आ गया। इन नक्षत्रों की एक पूरी सारिणी तैयार करवाई थी। 8 साल लगे उस सारिणी को तैयार करने में। कितने लगे? उस बुक का नाम रखा गया जीजे मोहम्मद शाही। क्या नाम रखा गया? क्या है जीजे मोहम्मद शाही? नक्षत्र सारिणी। क्या है? क्या नाम है बताओ? जीजे, क्योंकि उस टाइम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर इस बुक का नाम क्या कर दिया गया था? जीजे। जीज का मतलब नक्षत्र। मोहम्मद शाह के टाइम में नक्षत्रों का काम करवाया गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? जीजे मोह। 1725 में बननी शुरू हुई थी, 8 साल लगे, तो मतलब कब खत्म होगा? 1733। देखो, जीजे मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारिणी तैयार करवाई थी। He got prepared astrology table, an astrology table named जीजे मोहम्मद शाही। जीजे मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारिणी तैयार करवाई थी। He got prepared an astrology table named जीजे मोहम्मद शाही। जीजे मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारिणी तैयार करवाई थी। He got prepared an astrology table named जीजे मोहम्मद शाही। जीजे मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारिणी तैयार करवाई थी। लिख लो कोष्टक में 1725 to 1733, 1725 से 1733। एक तो खुद ने बुक लिखी, वो तो कौन सी है? जयसिंह कारी। एक कई विद्वानों से मिल बैठ के सलाह मशविरा करके सबसे तैयार करवाई, वो कौन सी है? जीजे। अब लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। यज्ञ के पंडित जी कौन थे अश्वमेध यज्ञ के? पुंडरिक रत्नाकर। क्या नाम था? पुंडरिक विठल नहीं, हाँ पुंडरिक विठल तो मानसिंह के दरबार में। कौन कौन सी किताबें पुंडरिक विठल की बताओ देखे? राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, और पुंडरिक रत्नाकर ने लिखी जयसिंह कल्पद्रुम। कौन सी बुक लिखी? या तो हमने कर्ण सिंह की एक बुक पढ़ी थी साहित्य कल्पद्रुम, और इसने कौन सी लिखी? जयसिंह कल्पद्रुम। पुंडरिक रत्नाकर की बुक का नाम क्या है? जयसिंह कल्पद्रुम। आगे लिखो एक पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ बड़े शानदार विद्वान आदमी थे। कहते जयपुर 3 लोगों की देन है, विद्याधर भट्टाचार्य, पंडित जगन्नाथ और सवाई जयसिंह। मैथमेटिक्स के बहुत शानदार जानकार थे। मैथमेटिक्स में किताबें लिखी सिद्धांत सम्राट। सिद्धांत कौस्तुभ। सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। कौन कौन सी पंडित जगन्नाथ किताब बताओ दे? सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत। ठीक होती है ना रेखा गणित। रेखा गणित तो समझते हो? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसको बोलते। फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड नाम करके एक विद्वान हुआ जिसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति का पिता। क्या कहा जाता है? ज्यामिति का पिता। तो इसने बुक लिखी, इस बुक का नाम ही हो गया यूक्लिड ज्योमेट्री। बुक का नाम ही क्या हो गया? यूक्लिड। इस यूक्लिड ज्योमेट्री वाली बुक का संस्कृत में अनुवाद यदि किसी आदमी ने किया था, वो आदमी कौन था? पंडित जगन्नाथ। क्या नाम था? लिख लो। यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया था। He translated Euclid geometry in Sanskrit. यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया था। He translated Euclid geometry in Sanskrit.
यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया था, ही ट्रांसलेटेड यूक्लिड ज्योमेट्री इन संस्कृत, यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया था, ही ट्रांसलेटेड यूक्लिड ज्योमेट्री इन संस्कृत। आगे एक राइटर का नाम लिखो, केवल राम, केवल राम का, और कोई नहीं भाई, केवल कौन? हाँ, ये केवल राम। एक फ्रेंच बुक थी, उस बुक का नाम था लागोरिथम। क्या नाम था? लागोरिथम नाम करके एक फ्रेंच बुक हुआ करती थी। इस बुक का, ये लोग टेबल वाली नहीं पढ़ते थे 9-10 तक, लोग 9 लोग 10, उस प्रकार की लागोरिथम की बुक थी, फ्रेंच बुक थी। बाद में उसका अरबी फारसी में इधर अनुवाद हो गया था, उसका भी संस्कृत में किसी ने अनुवाद किया था, वो कौन था? केवल राम। देख लो, लागोरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था। He translated a French book Logarithm in संस्कृत, लागोरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था। He translated a French book Logarithm in संस्कृत, लागोरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था। अगले बंदे का नाम लिखो, नयन चंद्र मुखर्जी। क्या नाम बताओ? नयन चंद्र मुखर्जी। फिर एक अरबी बुक थी, उस अरबी बुक का नाम था उक्कर। क्या नाम था? उस उक्कर का संस्कृत में अनुवाद किया था, लिख लो, उक्कर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत अनुवाद किया था। He translated an Arabic book, उक्कर इन संस्कृत, उक्कर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत अनुवाद किया था। He translated an Arabic book, उक्कर इन संस्कृत, उक्कर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत अनुवाद किया था। अब अपने को लगता है कि यार लैटिन बुक का अनुवाद करवा रहा है, फ्रेंच का अनुवाद करवा रहा है, अरबी का अनुवाद कर रहा है, इतनी बुक आई कहां से? कहते सवाई जयसिंह ने स्पेशल 2 आदमी इसके लिए अपॉइंट किए थे कि जाओ किताबें लेके आओ। 2 बंदों के नाम थे, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ। क्या नाम है? 2 नाम लिखो दे, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ। दोनों का आगे भाई जाओ शराफत से किताबें लाओ चुपचाप। क्या नाम बंदों के बताओ देखिए, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ। इनको विदेश भेजा गया क्या लेने के लिए? पुस्तक। लिख लो, इन्हें पुस्तकें लेने के लिए विदेश भेजा गया था। दे वर सेंट टू अब्रॉड टू कलेक्ट बुक्स। इन्हें पुस्तकें लाने के लिए विदेश भेजा गया था। दे वर सेंट टू अब्रॉड टू कलेक्ट बुक्स। पुस्तकें लाने के लिए कहां भेजा गया? विदेश से भेजा गया। ये साहित्य हो गया। लिख लो, चित्रकला, पेंटिंग्स। राजा ने भाई साहब पेंटिंग अलग से डिपार्टमेंट बनवाया पूरा कि भाई यहां बैठो सारे और यहां बैठ के अपने चित्र बना लिया करो। उस डिपार्टमेंट का नाम था सूरत खाना। क्या नाम था? देखो, खाना, खाना का मतलब होता है विभाग। खाना का मतलब क्या होता है? जैसे डाक विभाग क्या कहलाएगा? डाक खाना। दवाइयों का विभाग क्या कहलाएगा? सूरत मतलब चेहरे। जहां पे सूरत बनाई जाए वो विभाग क्या हो जाएगा? सूरत खाना। सूरत बनाई जाए मतलब क्या बनाई जाए? चित्रकला विभाग स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? लिख लो, सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना। स्टार लगाना, 2013 के प्रीलिम्स का सवाल है ये। He set up a painting department named सूरत खाना। सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। He set up a painting department named सूरत खाना। सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। He set up a painting department named सूरत खाना। अब एक लास्ट लिख लो, 4-5 लाइनें लिखने लिखो। सवाई जयसिंह के सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सवाई जयसिंह। भारत में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1829, है ना, 1829 में, जब राजा राम मोहन राय प्रयास करते हैं सती प्रथा पर क्या लगाई जाती है? रोक। उससे 100 साल पहले राजा रोक लगाया गया जयपुर में।
कि जयपुर में सती प्रथा क्या किया जाता है, बंद। लिख लो। सती प्रथा को नियंत्रित किया, ही कंट्रोल्ड प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा को नियंत्रित किया, ही कंट्रोल्ड प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा को नियंत्रित किया, ही कंट्रोल्ड प्रैक्टिस ऑफ सती। भारत में बाल विवाह पर रोक कब लगाई गई? 1929, है ना। हरविलास शारदा जो अपने अजमेर वाले थे, उनके प्रयासों से एक्ट आया, इसलिए एक्ट का नाम था शारदा एक्ट। क्या नाम था? राजा उससे 200 साल पहले यहाँ पे बाल विवाह बंद कर गया। देखो, बाल विवाह को नियंत्रित किया, ही कंट्रोल्ड चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह को नियंत्रित किया, ही कंट्रोल्ड चाइल्ड मैरिज। भारत में विडो रीमैरिज हो सकती है, विधवाओं की दोबारा शादी की जा सकती है। ऐसा कब कहा गया? 1856, 1856 में, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये कर रहा था। राजा उसे 125 साल पहले कर रहा था। यहाँ पे देखो, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज, ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज। ये अच्छी बातें हैं कि नहीं है? अच्छी बातें हैं। तो इन बातों को देख क्यों लगता है यार सवाई जैसे के फैन बन जाए? अगली बात देख के तो आपको लगेगा फैन नहीं, कूलर बन जाए इसके। कूलर ऐसी सब कुछ, है ना। और ऐसी चीज की इसने जो आज दिन तक सरकारें नहीं कर पाए। लिखो, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, ही प्रमोटेड इंटरकास्ट मैरिज। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, ही प्रमोटेड इंटरकास्ट मैरिज। पहला आदमी यही था जिसने जा कहा था कि जा सिमरन ले अपनी जिंदगी। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। आप अभी तक भी घर वालों को जाके कह दो ना, घर वाला उल्टा लटका के चमड़ी छोड़ ले ऊपर से। ये उस टाइम कह रहा था मजे करो रे, चिल करो। किसको प्रोत्साहन दिया था? अंतरजातीय विवाह को। अगली बात से तो आपको और लगेगा इधर एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगा। अब की बार तो जिगर और फेफड़े निकाल के देने पड़ेंगे। इसने उस टाइम कहा था कि जो साधु सन्यासी है ना, इनके ब्याह करो। इनमें खूब खूब सारे फ्रॉड है। तो भाई साहब बन तो गए साधु, बाद में साधु वाला जीवन जिया तो सही साधु है वो रहो अपने। जो गलती से बन गए अब उनको लगता है कि यार मरा दिया यार, किधर आ गए, अब ब्याह कर लो, कोई कुछ भी आपको नहीं। और तुम तुम्हारे गांव मत जाओ, तुम्हें यूं लगता है कि यार वापस गांव जाके ब्याह करेंगे, गांव वाले कहेंगे पहला तो बाबा बन गया, ब्याह करने आ गया, मैं तुम्हारे लिए अलग से गांव बसा देता हूँ। तो मथुरा के पास में पूरा एक गांव बसाया। वैराग्य धारण कर चुके लोगों का गांव था, इसलिए नाम था विरागपुरा। क्या नाम था? लिखो, साधु सन्यासियों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। He promoted saints to spend family life. साधु सन्यासियों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। He promoted saints to spend family life. साधु सन्यासियों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। He promoted saints to spend family life. तथा इनके लिए मथुरा के पास विरागपुरा नामक गांव बसाया। And founded a village named Viragpura near Mathura for them. तथा इनके लिए मथुरा के पास विरागपुरा नामक गांव बसाया। And founded a village named Viragpura near Mathura for them. तथा इनके लिए मथुरा के पास विरागपुरा नामक गांव बसाया। And founded village named Viragpura near Mathura for them. अश्वमेध यज्ञ जब करवाया तो पंडित जी बुलाए बाहर से, कोने कोने से पंडित जी आए, खूब सारे विद्वान व्यक्ति आए सारे। पंडित जी को लो भाई पंडित जी बैठो और बैठ के यज्ञ शुरू करो। पंडित जी का राजा दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं इस आदमी के साथ नहीं बैठूंगा। क्यों? तो इसने 2 ही वेद पढ़ रखे हैं, मैंने 3 पढ़ रखे हैं। ये दुब्बे है, मैं तिब्बे हूँ। ये द्विवेदी जी है, मैं त्रिवेदी। चौथे वर्णन का मैं चतुर्वेदी हूँ, और मैं इन दोनों के साथ ही। राजा जय सिंह ने कहा कि पंडित जी आप सबसे विद्वान व्यक्ति है, आप आपस में जब इस प्रकार करेंगे तो दूसरे लोगों को कैसे कहेंगे कि सब लोग समान है? यदि आपस में भेदभाव होगा तो दूसरों का भेदभाव अपने कैसे समाप्त करेंगे? पहले आपका भेदभाव समाप्त हो, ताकि समाज में एक मैसेज जाएगी जब इनमें नहीं है तो बाकी लोगों में भी नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। देख लो, ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। He abolished internal discrimination among Brahmins. ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। He abolished internal discrimination among Brahmins. ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। अब राजा सारे काम ये अच्छे करके गया जी। एक तो राजा ने कोई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा काम किया, वो था अश्वमेध यज्ञ। क्यों करवाया? फालतू में करवाने कोई जरूरी नहीं। फिर राजा जाते जाते एक का बड़ा और कर गए। देबारी वाला समझौता कहता है कि चंद्र कंवर का बेटा राजा बनेगा। चंद्र कंवर का बेटा था माधो सिंह। कौन था? तो जयपुर का राजा किसको बनाना चाहिए? पर राजा का बड़ा बेटा दूसरा था, बड़ा बेटा था ईश्वरी सिंह।
क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। और राजा ने कहा कि भाई मैं माधो सिंह को राजा नहीं बनाऊंगा, किसको बनाऊंगा? फिर इन दोनों भाइयों में फूट पड़ी। इस फूट ने राजस्थान में मराठों को आने का मौका दिया। किसको मौका दिया? वो मराठे जिनको कभी सवाई जयसिंह मालवा में भी रोक रहा था, वो बाद में राजस्थान में आने लग गए थे इनकी फूट की वजह से। तो सवाई जयसिंह किसको राजा बना गए? देवारी समझौते के अनुसार किसको बनाना था? देखो लाइन चेंज करिए ना, सामाजिक सुधार हो गए, अलग से लिखना। देवारी समझौते के तहत अंडर देवारी पैक्ट, देवारी समझौते के तहत अंडर देवारी पैक्ट चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह को जयपुर का राजा बनाया जाना चाहिए था। माधो सिंह सन ऑफ चंद्र कंवर शुड बी अपॉइंटेड एज किंग ऑफ जयपुर। चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह को जयपुर का राजा बनाया जाना चाहिए था। माधो सिंह सन ऑफ चंद्र कंवर शुड बी अपॉइंटेड एज किंग ऑफ जयपुर। माधो सिंह के बेटे चंद्र कंवर को, उल्टा बोल गया, चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह, चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह को जयपुर का राजा बनाया जाना चाहिए। लेकिन सवाई जयसिंह ने, बट सवाई जयसिंह, लेकिन सवाई जयसिंह ने, बट सवाई जयसिंह, लेकिन सवाई जयसिंह ने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया था। कोरोनेटेड ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया था। कोरोनेटेड ईश्वरी सिंह, किसको राजा बना दिया था? ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया था। बाकी कल पढ़ेंगे ना, सॉरी आज के लिए थोड़ा